नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के पीछे के अर्थशास्त्र से। फिर बात करेंगे आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले की। और आखिर में चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहां की राजनीति में एक नया सस्पेंस देखने को मिला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए आज का हमारा एजेंडा 5 हिस्सों में बटा है। पहला, महंगाई का चक्र। दूसरा, ईंधन की असली कीमत। तीसरा, दुनिया का हाल। चौथा, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट। और पांचवां, बंगाल का राजनीतिक खेल। भाग 1, महंगाई का चक्र। अब आपको लग सकता है कि पेट्रोल या डीजल के दाम में 90 पैसे की बढ़ोतरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? सुनने में तो ये बहुत मामूली लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये 90 पैसे एक बहुत बड़े आर्थिक भूचाल यानी एक डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत करते हैं। इसी छोटी सी लगने वाली बढ़ोतरी के कारण कई राज्यों में पेट्रोल सीधे 110 रुपए के करीब पहुंच गया। ये पूरा चक्र काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। देखिए, जैसे ही डीजल महंगा होता है, ट्रकों और माल ढुलाई का खर्च तुरंत बढ़ जाता है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? हमारी और आपकी रोजमर्रा की जरूरतों पर। उदाहरण के लिए, इसी वजह से अमूल दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए और मुंबई में तो मॉडर्न ब्रेड का पैकेट सीधे 5 रुपए महंगा हो गया। मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा तो सब कुछ महंगा। और महंगाई के इसी दबाव के बीच सरकार को एक और बड़ा कदम उठाना पड़ा है। सोने की खरीद को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है। आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? दरअसल महंगा कच्चा तेल खरीदने के कारण हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पहले से ही भारी दबाव है। सरकार इस ड्यूटी को बढ़ाकर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। भाग 2, ईंधन की असली कीमत। क्या आपने अंडर रिकवरी वर्ड सुना है? इस समय तेल कंपनियां इसी गंभीर स्थिति से गुजर रही हैं। सरल शब्दों में कहें तो कंपनियां जितने में हमें तेल बेच रही हैं, उसे बनाने की असली लागत उससे कहीं ज्यादा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट बताती है कि कंपनियां फिलहाल हर लीटर डीजल पर करीब 11 रुपये 40 पैसे और पेट्रोल पर 14 रुपये 30 पैसे का सीधा नुकसान उठा रही हैं। अब जरा इस नुकसान के स्केल की कल्पना कीजिए। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $57 से उछलकर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। और इसका नतीजा? इन तेल कंपनियों को रोजाना 750 से 1000 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हो रहा है। रोजाना! सोचिए, पिछले 1 साल में कंपनियों ने जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा कमाया था, वो इन चंद महीनों में ही पूरी तरह साफ हो गया। लेकिन रुकिए, पेट्रोल पंप पर जो पैसे हम देते हैं वो पूरे के पूरे तेल के नहीं होते। अगर हम दिल्ली का ही उदाहरण लें तो पेट्रोल की कीमत का लगभग 40% हिस्सा तो सिर्फ टैक्स है। और महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो स्टेट वैट की वजह से ये टैक्स और भी ज्यादा हो जाता है। इससे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए जरा अमेरिका से तुलना करते हैं। अमेरिका में फ्यूल पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% होता है। वहीं भारत में हम 40 से 50% तक टैक्स दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टैक्स पूरी तरह से प्रतिगामी यानी रिग्रेसिव है, क्योंकि पेट्रोल पर एक दिहाड़ी मजदूर भी बिल्कुल उतना ही टैक्स दे रहा है जितना कि कोई बहुत बड़ा करोड़पति। भाग 3, दुनिया का हाल। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये परेशानी सिर्फ भारत की है? दिलचस्प बात यह है कि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो भारत में ये उछाल दुनिया के मुकाबले काफी कम है। हाल ही में भारत में पेट्रोल की कीमतों में करीब 4.2% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन वहीं अमेरिका में 44% और यूएई जैसे देश में जहां से तेल आता है, वहां भी कीमतों में 52% की भयंकर वृद्धि हुई है। इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए बाकी देश क्या कर रहे हैं? कुछ बहुत ही अनोखे कदम उठाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ समय के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। थाईलैंड में एसी का तापमान फिक्स कर दिया गया है। श्रीलंका में सप्ताह के बीच में छुट्टियां दी जा रही हैं। और तो और दक्षिण कोरिया ने लोगों से अपील की है कि वे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल सिर्फ वीकेंड्स पर ही करें। भाग 4, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट। अर्थशास्त्र से थोड़ा हटकर अब बात करते हैं पब्लिक सेफ्टी की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आवारा कुत्तों को भले ही उनके नस्बबंदी कर दी गई हो, पब्लिक स्पेसेस में ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि लोगों को बिना किसी डर के सुरक्षित रहने का पूरा अधिकार है। और जाहिर है,
कोर्ट का ये फैसला कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे के आंकड़े सच में डराने वाले हैं। राजस्थान के एक जिले में महज 1 महीने में डॉग बाइट के 1000 से ज्यादा केस आए। और तमिलनाडु में तो स्थिति और भी चिंताजनक है। वहां हाल ही में सिर्फ 4 महीनों के अंदर कुत्ते के काटने के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कोर्ट ने 3 क्लियर स्टेप्स बताए हैं। पहला, हर जिले में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र बनाए जाएं। दूसरा, जो कुत्ते रेबीज से पीड़ित हैं और बेहद खतरनाक हैं, उन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए। और तीसरा, हाई कोर्ट्स ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकारें इन नियमों का सही से पालन कर रही हैं या नहीं। और अंत में भाग 5, बंगाल का राजनीतिक खेल। चलिए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। फलता विधानसभा चुनाव के दौरान जो हुआ वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। वहां 21 मई को दोबारा वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले यानी 19 मई को टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उनका नाम वापस लेना नहीं था, बल्कि वो कारण था जो उन्होंने बताया। जहांगीर खान ने सीधे सीधे विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी फलता के लिए एक स्पेशल पैकेज दे रहे हैं और वो इलाके में शांति चाहते हैं, इसलिए पीछे हट रहे हैं। जाहिर है इसके बाद हंगामा तो मचना ही था। टीएमसी ने तुरंत इस बयान से पल्ला झाड़ लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और उनके 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी अब दबाव के आगे पूरी तरह से झुक रही है। तो एक तरफ हमने देखा कि कैसे ग्लोबल महंगाई का चक्र हमारी जेबों पर भारी पड़ रहा है, और दूसरी तरफ हमने देखी है तेज स्थानीय राजनीति। अब ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है, आने वाले कल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कीमत आखिर कौन तय करेगा? क्या ये दुनिया भर में चल रहे ग्लोबल दबावों से तय होगा या हमारी अपनी लोकल पॉलिटिक्स और नीतियों से? आप खुद सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।